हम ना अनकॉन्शियसली अपने माइंड में, ठीक है, ये सोच लेते कि हमारा सेफ जोन टू शेयर वो पार्टनर के बाहर मिलेगा। ठीक है, पार्टनर से नहीं मिलेगा, पार्टनर के बाहर, तो हम चीजें बाहर शेयर करना चालू करते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है रिलेशनशिप पे? ग्रेजुअल इमोशनल डिस्टेंसिंग, resentment and miscommunication, delayed or avoided conflict resolution, intimacy fades emotionally and often physically, partner feels replaced or unimportant. It's like a partner saying, फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी हर पर्सनल बात अपनी बेस्ट फ्रेंड से डिस्कस करती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा हस्बैंड बोलते हैं ना, उसको समझ में नहीं आता। ठीक है, एंड लेकिन जब उसको बाद में मैं बताती हूँ कि मैंने ऐसा ऐसा मेरी फ्रेंड से डिस्कस किया, उसने ऐसा बोला, तो उसका रिएक्शन अजीब होता है। क्यों? उसका रिएक्शन अजीब क्यों होता है? ठीक है, अब एक सेकेंड केस सुनो। हस्बैंड अगर बोल रहा है कि मैं जब इमोशनल होता हूँ तो अपनी सारी बातें जो है अपनी सिस्टर से शेयर करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी वाइफ तो बिजी रहती है। ठीक है, या फिर अगर मैं उसको बोलता भी हूँ ना, तो मुझे ऐसे बोलती है कि तुम ओवर थिंकिंग मत करो, तुम ज्यादा सोचो मत, आ, अपने को बाकी भी बहुत ध्यान देना है इस महीने के घर पे, अपने को राशन क्या लाना है, बच्चों की फीस। ठीक है, दोनों केस में क्या हुआ? जो इमोशनल लोड है, ठीक है, वो पार्टनर ने पूरा नहीं किया। फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में वाइफ किसी और के पास गई क्योंकि हस्बैंड ने नहीं किया। सेकंड वाले इसमें हस्बैंड किसी और के पास गया क्योंकि वाइफ ने उसको निग्लेक्ट किया। ठीक है, अब इसमें ये करने के वजह से फील क्या होता है? एक पार्टनर को लगता है कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ उस रिलेशनशिप में। ठीक है, मैं उनका गो टू पर्सन नहीं रहा। स्टार्टिंग में तो करते थे, अब नहीं करते। ठीक है, अंदर ही अंदर उनका सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, आपके साथ बात करने का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। ठीक है, एक खुद का वैल्यू खुद के नजर में गिर जाता है। इसके वजह से क्या होता है? फिर इमोशनल विड्रॉल होना चालू होता है। ठीक है, दोनों के ही कंफर्ट जोन्स जो होते हैं ना, वो अपने अपने अलग अलग कंफर्ट जोन्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से एक साइलेंट डिसकनेक्शन बिल्ड होता है। व्हाट आर द साइंस यू आर आउटसोर्सिंग इमोशनली? अगर आप अपनी फीलिंग्स किसी और के साथ पहले शेयर कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर आउटसोर्सिंग। ठीक है, यू शेयर योर ट्रू फीलिंग्स विद समवन एल्स फर्स्ट। योर पार्टनर नोज लेस अबाउट योर इमोशनल वर्ड। बाहर पता है, मम्मी को पता है, पापा को पता है, पार्टनर को नहीं पता है। बहुत ही कम जानता है आपके बारे में, या आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत ही कम जानता है, इसलिए वो बाहर कनेक्ट ज्यादा कर रहा है, अपनी माँ से कनेक्ट ज्यादा कर रहा है, अपनी माँ से इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहा है, अपनी बहन से इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहा है, या उसके भाई से इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहा है। यू अवॉइड इमोशनल कन्वर्सेशंस ऑल टुगेदर। इमोशनल कन्वर्सेशंस अगर फेडेड दिख रहे हैं या कम दिख रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से, तो दीज आर द साइंस दैट इट इज हैपनिंग विथ यू। द साइलेंट डिस्कनेक्शन इज हैपनिंग विथ यू। You feel safer with outsiders than with your partner. You should always feel safer with your partner more. बाहर के लोग से ज्यादा you should feel safer with your partner. You process emotions privately or online but not at home. Okay, these are the signs that you are emotionally outsourcing. You need to reflect on yourself if this is happening. Steps to take: you need to rebuild the trust between you two. ट्रस्ट रीबिल्ड करने की जरूरत है। बी क्यूरियस नॉट क्रिटिकल। रिस्पॉन्ड, डोंट रेस्क्यू। शेयर किया कुछ, फटाफट सोल्यूशन देने के इसमें कि यार अच्छा ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है ये करना बंद कर दो, तो नहीं होगा। कोई अपना इमोशनल फीलिंग शेयर करने आता है ना, तो उनका फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट जो उनका गोल होता है, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर साइड इज
टू लिसन, रेस्क्यू नहीं, सोल्यूशन नहीं, just response. You need to validate their feelings, acknowledge their feelings. ठीक है? Weekly state of us check-ins. पूरे हफ्ते में एक बार तो टाइम निकालो अपने पार्टनर के लिए, अपने पार्टनर को जानो। ठीक है? शादी कर लिए, पहले ऐसा था, जैसे हमने अपने लास्ट सेशन में बात किया, ओल्ड वर्जन, सबके वर्जन चेंज हो रहे हैं हर साल। उन्हें जानो, पूछो उनके बारे में, पता करो, चीजें चेंज हो रही है, उस न्यू चेंजेस को अडाप्ट करो, एक्सेप्ट करो, कोप अप करो उसके साथ, मैच होने का, अलाइन होने का। यू नीड टू आस्क ईच अदर, व्हाट डू आई इमोशनली टर्न टू मोस्ट ऑफन, व्हाट स्टॉप मी फ्रॉम कमिंग टू यू फर्स्ट। ऐसा क्या हुआ, यू नॉट गोइंग टू देम फर्स्ट एंड आप बाहर इमोशनली आउटसोर्स कर रहे हो, व्हाट हैपेंड, व्हाट डू आई नीड फ्रॉम यू इमोशनली दिस वीक। आउटसोर्सिंग एक हैबिट बन जाती है, धीरे धीरे चालू होती है, बट इवेंचुअली एक हैबिट बन जाती है। इसे हैबिट मत बनने दो, अगर बन गई है तो उसे निकालो। देखो, अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इमोशनली बंदा जब वो पैदा होता है तो इमोशनली कनेक्ट अपने भाई बहन और अपने माँ बाप से होता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। जब उसकी शादी होती तो उसको इमोशनली किसी और के साथ अटैच होना होता है, लड़की को भी और लड़के को भी। तो ये दोनों की जिम्मेदारी है कि उसको अटैच कैसे करना है, अटैच कैसे होना, उसमें समझना है। अगर आप अपनी माँ और बहनों से ही अटैच रहोगी इमोशनली लड़की लोग, तो लड़कों के साथ कभी इमोशनली कनेक्ट हो नहीं पाओगे, ना उनके घर वालों से ना उनसे। आपको कंप्लेन ही दिखते रहेगा, आपको प्रॉब्लम ही दिखते रह जाएगा। आपका जिम्मेदारी है कि उसको अपना मानो, पहले वो आपका है, टेढ़ा है पर मेरा है। हस्बैंड, उसका घर वाला, उसके माँ बाप जो भी है, वो जैसा भी है वो मेरा है। अगर उसको अगर आप अपना नहीं मानोगे, कभी आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे। आपको समझना पड़ेगा कि ये मेरा है, और प्रॉब्लम यही है वो मेरा है ही नहीं, मानते ही नहीं है। 2-4 साल 5 साल चले जाते हैं और इसमें सब गड़बड़ हो जाता है। तीसरा व्यक्ति इंटर इसीलिए करता है बिकॉज वो इमोशनली जिसके साथ कनेक्टेड है उसी के साथ कनेक्टेड रह जाता है। पहले वो किसके साथ कनेक्टेड था? अब लड़का अपनी बहन या अपनी माँ को कोई चीज बताता था, शादी के बाद भी वो वाइफ से कनेक्ट ही नहीं हो पाया तो अपनी माँ को और बहन को ही बता रहा है। लड़की अपनी माँ को या अपनी बहन को बता रही थी, शादी के बाद भी वो अपनी सास से ननद से डिस्कनेक्ट कनेक्ट ही नहीं हो पाई, और अपने हस्बैंड से तो उसको समझ में नहीं आता है, तो अब सब कुछ अपनी माँ से और अपनी बहन से शेयर कर रही। दैट इज ए प्रॉब्लम। इस पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आपको अपने रिश्ते को ठीक करना है तो आप दोनों के इमोशनल कनेक्शन को पहले बिल्ड करना पड़ेगा। जब तक आप इमोशनली कनेक्ट नहीं होगे ना, फिजिकल इंटीमेसी इज नथिंग, उससे कुछ नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है, वो एक बहुत छोटा सा रोल अदा करता है। इफ यू आर नॉट इमोशनली, आपकी इमोशनल इंटीमेसी अगर सही नहीं है तो आपकी फिजिकल इंटीमेसी आपकी लाइफ को कभी आगे नहीं बढ़ा सकती। ठीक है? आपको वहां पे इमोशनली इंटीमेट होने की जरूरत है, और वो एक बच्चे की तरह। मैं आपको बोलता हूं, अपने हस्बैंड को बच्चा समझो। जब तक आप बच्चा नहीं समझोगे कभी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो घर, वो बच्चा ही है, वो बुद्धू ही है। शादी हो गई इसका मतलब वो बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। देखो ना, आप 50 साल का भी बंदा है ना, उसकी माँ है, उसको बेटा ही बोलती है, छोटा मतलब बाबू के जैसा समझती है, छोटा बच्चा है मेरा। माँ वैसे ही उसको ट्रीट करती है बंदे को। मेरी माँ तो 50 साल तक, मैं मतलब अभी 2 साल पहले एक्सपायर हुई, तो वो मेरे को वो अभी भी बाबू बोलती थी ऐसे ही। ठीक है? और कुछ भी है वो अवेलेबल, क्योंकि रीजन क्या होता है कि वो कभी सोचती नहीं कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया, शादी हो गई उसकी। इंडियन लेडीज की बात कर रहा हूं, इंडियन लेडीज इसी तरह से अपने बच्चों को ये करती है। और दूसरी बात है, लड़कियों को भी शादी हो गई तो उसके घर में दखलंदाजी देना बंद कर दो, उसको वहां पे कनेक्ट होने दो। वो अपने मायके में ही कनेक्ट रखती है, मायके में कनेक्ट रहे लड़कियां, नहीं रहना है मायके में कनेक्ट ज्यादा। अगर आप मायके में ज्यादा कनेक्टेड हो तो आप ससुराल में कनेक्ट हो ही नहीं पाओगे। आपको ससुराल में ज्यादा कनेक्ट होना है, मायके में कम अवेलेबल रहना है। जो बहुत ज्यादा मायके से बात करती है, बहुत ज्यादा मायके में जाते रहती है, उनका घर कभी बसने वाला नहीं है, लिख लो। इसलिए पहले के लोग लड़कियों को मायके खाली कोई ओकेजन ओकेजन पे बुलाते थे।
बुलाते थे, क्यों? क्योंकि ज्यादा टाइम अगर ससुराल में रहेगी तो वो भी बोर हो जाएगी, तो थोड़ा दिन इधर आएगी तो थोड़ा उसको माहौल अलग मिलेगा, तो फिर जाके वहां बिल्ड करेगी। थोड़ा दिन जाओ जब मायके ना, कनेक्टेड रहो, मैं ऐसा नहीं बोलता, लेकिन जैसे मायके से आया ना फिर भूल जाओ मायके को, फिर आपको अपने घर को याद आना चाहिए, मायका नहीं। तो ये सब चीजें हुई हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या रीजन है? क्योंकि हम जो है ना बहुत ज्यादा सेल्फिश हो चुके हैं आज के दिन में, हमारे अंदर सेल्फिशनेस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, हर एक व्यक्ति के अंदर। हर चीजों को हमने कॉमर्शलाइज कर दिया है। आप जाके देखो तो आज इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हेल्थ की है, और दूसरी है रिलेशनशिप की। मालूम है हेल्थ की प्रॉब्लम क्यों बढ़ गई? क्योंकि प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बढ़ गई रिलेशनशिप की। लोगों को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की चीजें हो रही है, जिसकी वजह से रिश्ते जब खराब है तो वो हेल्थ पे फर्क पड़ रहा है पूरा। ठीक है, तो आपको इन चीजों को ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के, अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा, इमोशनली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। आप खुश रहो आपके हस्बैंड की वजह से नहीं, आप खुश रहो आपकी वाइफ की वजह से नहीं, आप खुद में खुश रहना सीखो पहले। जब आप खुद खुश रहोगे ना, खुद में खुश रहना सीख जाओगे ना, तब आप लाइफ में कुछ आगे कर पाओगे। ठीक है, कभी कुछ चीजें अच्छी हो रही, कभी कुछ चीजें खराब हो रही है, लेकिन आप हर परिस्थितियों में खुश रहो पहले। अगर आप हर परिस्थिति में खुश रहना सीख गए ना, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम को लेके फोकस करते हो ना, मेरे साथ तो ऐसे गड़बड़ हो गया, मेरे तो रिश्ते में ये प्रॉब्लम हो गया, मेरे तो हस्बैंड ऐसा नहीं कर रहा, मेरी वाइफ तो ऐसा नहीं कर रही, वो चीजों से ना आपको स्ट्रेस आएगा और आपका रिश्ता और खराब होगा। जो हुआ ना भगवान ने अच्छा किया, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, क्या सीख सकती हूँ, वो सीखना है और आगे बढ़ना है। खुश रहना, खुश रहना, जो भी पोजीशन है ना आज उसमें खुश रहना पहले सीखो। अगर खुश रहना सीख पाओगे ना, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। जैसी भी परिस्थितियां है, डॉक्टर प्रियंका समझ में आ रहा, जो भी है खुश रहो, अच्छे से रहो। आपसे कोई मिले ना वो खुश हो जाए, उसका दिन बन जाए। अरे यार क्या है, किरण को देखा ना ऑफिस में, खुश हो गए लोग, अरे जबरदस्त है। ये नहीं कि घर का टेंशन लेके, सास का टेंशन लेके ऑफिस में आ गए, वो देख के वो भी टेंशन में आ गए। यस करिश्मा, जो भी है खुश रहो, जैसे भी है। सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उससे हमको कुछ लेना देना नहीं। मैं खुश हूं, मेरे को जासूसी किसी की नहीं करनी, मैं जासूसी करने के लिए पैदा नहीं हुई, मैं किसी को करेक्ट करने के लिए पैदा नहीं हुई। मैं यहाँ पे अपनी जिंदगी को जानने के लिए, सीखने के लिए आया हूँ, और मुझे अपने लाइफ को रोज एक्सप्लोर करना है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कोई भी, मैं अपने जगह पे सही हूं क्या? मैं दूसरे को सही नहीं कर सकती हूँ ना, दूसरे को सही करना है मुझे। मैं दूसरे के लिए सांस ले सकता हूँ या ले सकती हूँ? दूसरे के लिए खाना खा सकते हैं, खाना खाएंगे और दूसरे को लगेगा। दूसरे की सोच आप सोच सकते हैं, फिर दूसरे के बारे में क्यों टेंशन है? क्योंकि वो आपका पार्टनर है। अगर आप पॉजिटिव रहोगे ना और सही करोगे ना, हर एक सिचुएशन का सलूशन है दुनिया में। इतना बड़ा कोरोना आया था, लोग लगा पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, पूरा लाइफ, पूरा दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन सलूशन निकाला ना वैज्ञानिकों ने। आज भी कोविड हो रहा है लोगों को, तो क्या हो रहा है पता चल रहा है? कैंसर हो रहा है, उसका इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसी तरह ना आपकी सोच सबसे बड़ी कैंसर है। अगर आपने अपनी सोच में निगेटिविटी डाल दी ना, निगेटिविटी सबसे बड़ा कैंसर है, ये लिख लो, ये आज लिख लो अपने वर्ड में, निगेटिविटी सबसे बड़ा कैंसर है। किसी के बारे में निगेटिव सोचना, वो निगेटिव कर रहा है उससे बड़ा आप उसके बारे में सोच रहे हो निगेटिव ना, वो बड़ा कैंसर है। वो कर रहा है वो बड़ा निगेटिव नहीं है, लेकिन आप सोच रहे हो कि वो निगेटिव कर रहा है, सबसे बड़ा कैंसर है। नो बडी इज परफेक्ट। क्या सच है क्या झूठ है? कुछ भी चीज सच नहीं है ना, कुछ भी झूठ है। आपको जो अच्छा लग रहा है वो सच है, आपको जो गलत लग रहा है वो झूठ है। आपका फायदा है वो अच्छा है, आपको जो नुकसान है वो बुरा है। गर्मी अच्छी है कि ठंडी अच्छी है?
बताओ मुझे, गर्मी अच्छी है कि ठंडी अच्छी है? न गर्मी अच्छी है, न ठंडी अच्छी है। बैलेंस दोनों अच्छा है। गर्मी में जो अपने आप को, अपने टेम्परेचर को ठीक रख सके, और ठंडी में जो अपने टेम्परेचर को वहां पे लेके जा सके, वो सही है। ना कि गर्मी सही है, ना कि ठंडी सही है। अंडरस्टैंड दैट द थिंग्स। आप बी आर अवेकनिंग में क्यों जुड़ गए? आपके जो ऊपर निगेटिविटी की धूल चढ़ी हुई है, जो आपकी सोच है ना, उसको बदलने के लिए आप जुड़े हो। सुबह उठते हो, ग्रेटफुल रहो, ग्रेटिट्यूड रहो, आज का दिन मिला मुझे। हंसो, रो मत, हंसो। अगर आपने हंसना भी सीख लिया ना, रोज सुबह उठ के हंसना सीख लिया ना, आपकी जिंदगी सुधर गई। और रात को जब सो ना, फॉरगिवनेस करो। आज दिन भर में जितना लोग का मैंने अच्छा किया उसके लिए धन्यवाद, और अगर मेरे से कुछ मिस्टेक हुई उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। बस इतना ही काम है। अगर ये आपने कर लिया ना, सुबह ग्रेटफुल होना और शाम को फॉरगिवनेस करना, आपकी जिंदगी सुधर गई, आपका दिन अच्छा निकल गया। ये करने को आना चाहिए।